ब्रिटिश मंत्रिमंडल की विशेषताओं में नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। ब्रिटिश शासन प्रणाली के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि जो मंत्रिमंडल है उसका जीवन और मृत्यु प्रधानमंत्री के हाथों में होते हैं। इंग्लैंड की शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों ने सितारों में चमकते चांद की उपमा दी है प्रधानमंत्री को। और हम ब्रिटिश शासन प्रणाली का इतिहास देखते हैं तो उससे ये बात पता लगती है कि जो प्रधानमंत्री का पद है ये इंग्लैंड की देन है, लेकिन इंग्लैंड में भी किसी कानून के अंतर्गत ये जो पद है इसकी व्यवस्था नहीं की गई। 1714 में जॉर्ज प्रथम इंग्लैंड के राज सिंहासन पर बैठे। वो जर्मनी के थे और उन्हें अंग्रेजी भाषा भी नहीं आती थी, अंग्रेजी रीति रिवाजों का भी कोई ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में जाना छोड़ दिया। उससे पहले क्या था कि मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता है सम्राट ही किया करते थे। तो ऐसे में जॉर्ज प्रथम ने मंत्रिमंडल की बैठकों की जो अध्यक्षता करने का कार्य था वो एक वरिष्ठ मंत्री को सौंप दिया। ये वरिष्ठ मंत्री थे सर रॉबर्ट वालपोल। वालपोल ने अपने इस काम को बहुत अच्छे से किया। तो इस तरह से इंग्लैंड में प्रधानमंत्री के पद का आंशिक रूप से आरंभ हुआ। मंत्रिमंडल के प्रति जो जॉर्ज द्वितीय थे, जो कि जॉर्ज प्रथम के बाद राज सिंहासन पर विराजमान हुए, उनका जो रवैया था वो भी उदासीनता पूर्ण था। उन्होंने भी कोई रुचि नहीं ली मंत्रिमंडल की बैठकों में, क्योंकि समस्या उनके साथ भी वही थी, उन्हें अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी और शासन के कार्यों में भी उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। तो ऐसे में मंत्रिमंडल से सम्राट के पृथक रहने का जो सिद्धांत था वो सदैव के लिए स्थापित हो गया और इस सिद्धांत के साथ ही जो प्रधानमंत्री का जो पद है वो भी पूर्ण रूप से इंग्लैंड की शासन प्रणाली के लिए स्थापित हो गया। और ये सिद्धांत वर्तमान में इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की मुख्य विशेषता है कि जो सम्राट है वो मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। इंग्लैंड में सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य मंत्री प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सम्राट अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं कर सकता और ना ही इस संबंध में प्रधानमंत्री से वो कोई सिफारिश कर सकता है। मंत्रियों में विभागों का जो बंटवारा है वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है कि कौन से व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया जाएगा, उसे कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया जाएगा या किसी और स्तर का मंत्री बनाया जाएगा। इस बात का निर्णय भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। सभी जो मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अधीन ही कार्य करते हैं और यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री की नीति से सहमत ना हो तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है और यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे तो वो समूचे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है। मंत्रिमंडल की जितनी भी नीतियां होती हैं उनसे संबंधित जो निर्णय होते हैं उनकी सूचना सम्राट को प्रधानमंत्री देता है और यदि सम्राट को किसी भी विभाग की सूचना प्राप्त करनी है तो वो प्रधानमंत्री के माध्यम से ही उस सूचना की मांग करता है। नेक्स्ट है इसमें मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। इंग्लैंड की मंत्रिमंडल शासन प्रणाली सिद्धांत पर आधारित है कि जो मंत्रिमंडल है वो संसद के निम्न सदन, दो सदन हैं संसद के, ऊपरी सदन है लॉर्ड सदन और निम्न सदन है कॉमन सदन। तो जो मंत्रिमंडल है वो संसद के निम्न सदन माने कॉमन सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यदि कॉमन सदन किसी एक व्यक्ति की माने एक मंत्री की नीतियों के कारण उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो समूचे मंत्रिमंडल को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। इंग्लैंड में यह प्रथा है कि ऐसी स्थिति में त्यागपत्र देने के स्थान पर जो प्रधानमंत्री है वो सम्राट को कॉमन सदन भंग करने या नए चुनाव करवाने के लिए परामर्श दे सकता है। एक स्थापित परंपरा के अनुसार सम्राट
प्रधानमंत्री के ऐसे परामर्श को मानने से इनकार नहीं करता। माने प्रधानमंत्री ने यदि सम्राट को यह परामर्श दिया कि वो कॉमन सदन को भंग कर दे, तो प्रधानमंत्री के इस परामर्श को सम्राट हमेशा स्वीकार ही करता है। ऐसी यह परंपरा वहां पर स्थापित है। मंत्रिमंडल का कॉमन सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटिश शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल के प्रत्येक निर्णय के लिए संपूर्ण मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है और कोई भी मंत्री किसी भी आधार पर मंत्रिमंडल के किसी भी निर्णय के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इसमें मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। हर मंत्री किसी न किसी विभाग का मुखिया होता है। राजनीतिक मुखिया अपने अधीन विभाग के जो समूचे प्रशासकीय प्रबंध करने हैं मंत्री को, उसके लिए मंत्री उत्तरदायी होता है अपने विभाग के हर कार्य के लिए। ये ठीक है कि हर मंत्रालय अपने विभाग के जो निर्णय लेता है, हर विभाग के कार्य अलग अलग हैं, हर विभाग के लिए अलग अलग तरह की सुविधाएं चाहिए। तो ऐसे में प्रत्येक मंत्रालय संबंधी जो दोषपूर्ण निर्णय है, किसी एक मंत्रालय का कोई दोषपूर्ण निर्णय है, तो उसका उत्तरदायित्व समूचे मंत्रिमंडल का ही होता है। सबको सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप में ऐसी कोई गलती करता है जिसका ज्ञान समूचे मंत्रिमंडल को या जो दूसरे साथी मंत्री हैं उनको नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जो संबंधित मंत्री है वही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाता है और इसी उत्तरदायित्व के कारण वो अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। नेक्स्ट है इसमें गोपनीयता। गोपनीयता ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही है वो गुप्त रखी जाती है और मंत्रिमंडल के अधिवेशनों में कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता जो कि मंत्रिमंडल में शामिल ना हो। माने कोई भी गैर सदस्य उसमें शामिल नहीं हो सकता। पद ग्रहण करने से पहले सभी मंत्री ये शपथ लेते हैं कि वो मंत्रिमंडल की समूची कार्रवाई के निर्णयों को गुप्त रखेंगे। मंत्रिमंडल के जो भी मीटिंग्स होती हैं, बैठकें होती हैं, उसमें हर मंत्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार प्रकट करता है और कई बार विचारों में अंतर होता है तो मंत्री एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं उस बैठक में। लेकिन मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य मंत्रिमंडल की इस कार्रवाई को बाहर किसी को नहीं बताता। मंत्रिमंडल की जो कार्रवाई संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना बाहर किसी को भी नहीं दी जा सकती। यदि कोई मंत्री ऐसा करता है तो उसके इस कार्य को दल के प्रति अनुशासनहीनता मानी जाती है और उसे दल से निकाला भी जा सकता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल का अनिश्चित कार्यकाल। संसदीय शासन प्रणाली है तो ऐसे में जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है उसका कार्यकाल अनिश्चित है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल होता है वो विधान पालिका के निम्न सदन में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है। तो ऐसे में इंग्लैंड में भी जो मंत्रिमंडल का कार्यकाल है वो कॉमन सदन में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है। यदि कॉमन सदन के सदस्यों का बहुमत मंत्रिमंडल का समर्थन करना बंद कर दे, या हम कह सकते हैं कि कॉमन सदन में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए, तो मंत्रिमंडल को तुरंत त्यागपत्र देना पड़ता है। कॉमन सदन के जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है वो राजनीतिक दल सरकार बनाता है और उसी राजनीतिक दल के सदस्यों में से ही मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। कॉमन सदन का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, लेकिन मंत्रिमंडल अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसे कॉमन सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। जिस दिन अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। और यदि स्थिति सामान्य रहती है, कॉमन सदन में दल को पूरे 5 वर्ष तक बहुमत प्राप्त रहता है, तो 5 वर्ष के बाद जब कॉमन सदन के चुनाव होंगे तो फिर उन चुनावों के बाद नए मंत्रिमंडल का निर्माण
किया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है इसमें संगठित विरोधी दल का अस्तित्व। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय प्रणाली में जो विरोधी दल है उसका एक अपना विशेष स्थान है। विरोधी दल ब्रिटिश मंत्रिमंडल का अंग नहीं है, ये मंत्रिमंडलीय प्रणाली का अंग है। ब्रिटिश संसद या मंत्रिमंडलीय प्रणाली में जो विरोधी दल है उसकी विशेष भूमिका है, क्योंकि इंग्लैंड में द्विदलीय प्रणाली है, 2 ही राजनीतिक दल होते हैं। तो जब कॉमन सदन का चुनाव होता है तो एक दल को बहुमत प्राप्त होता है, दूसरा दल बहुमत से थोड़ा पीछे रह जाता है। तो दोनों ही जो दलों की सीटें हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा संख्या का अंतर नहीं होता। तो ऐसे में अब जो विपक्षी दल है, विरोधी दल है इंग्लैंड में कॉमन सदन में, वो एकमात्र दल होता है विपक्षी दल। माने सत्तारूढ़ दल में भी एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हैं और विपक्षी दल में भी एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हैं। तो ऐसे में जो विपक्षी दल है वो संगठित विपक्षी दल होता है, संगठित विरोधी दल होता है, और वो इतना ताकतवर माना जाता है कि उसको वैकल्पिक सत्तारूढ़ दल के रूप में देखा जाता है कि जो सत्तारूढ़ दल है यदि उसकी सदन में पराजय हो जाती है तो फिर विपक्षी दल ही सरकार बनाएगा। तो ऐसे में उसकी जो एक सुदृढ़ स्थिति है उसको देखते हुए वहां ये परंपरा है कि जो विपक्षी दल का नेता है, कॉमन सदन में जो विपक्षी दल का नेता है, उसको कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सारी सुविधाएं मिलती हैं और उसे वही सम्मान प्राप्त होता है वहां जो सत्तारूढ़ दल में प्रधानमंत्री को या कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को प्राप्त होता है। इंग्लैंड में जो विपक्षी दल है, विरोधी दल है, उसका सम्मान इसलिए भी अधिक है क्योंकि जो इंग्लैंड में विपक्षी दल है वो सत्तारूढ़ दल की आलोचना करने के लिए ही आलोचना नहीं करता, बल्कि वो रचनात्मक आलोचना करता है। जो विरोधी दल है वो एक अपना छाया मंत्रिमंडल बनाता है। छाया मंत्रिमंडल का अर्थ क्या है कि जैसे सत्तारूढ़ दल ने अपना मंत्रिमंडल बनाया, वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, तो वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये सारे उन्होंने मंत्री बनाए। तो यहाँ जो छाया मंत्रिमंडल विरोधी दल का है वो भी अपना छाया वित्त मंत्री, छाया रक्षा मंत्री, छाया शिक्षा मंत्री इस तरीके से बनाएंगे। तो इनमें जो ये छाया मंत्रिमंडल है उनका कार्य क्या है कि हर वो व्यक्ति अपने उस जो भी उसको विभाग सौंपा गया है उस विभाग की जो नीतियां हैं उनका निरीक्षण करता रहेगा कि कहाँ सत्तारूढ़ दल कोई गलती करे, कोई ऐसी भूल करे जिसको कि वो जनता के सामने उजागर कर पाए। नेक्स्ट है इसमें मंत्रिमंडल की समितियां। इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की जो कार्य प्रणाली है वो समितियों पर आधारित है। विभिन्न विषयों संबंधी समितियां तथा उप समितियां विद्यमान हैं और प्रत्येक विषय पर पहले संबंधित समिति में विचार किया जाता है, फिर समिति के विचारों के आधार पर जो समूचा मंत्रिमंडल है वो उस पर विचार करता है। तो कई तरह की समितियां हैं ब्रिटिश मंत्रिमंडल में, जैसे रक्षा समिति, असैनिक रक्षा समिति, आर्थिक नीति समिति, उत्पादन समिति, मानव शक्ति समिति, सूचना सेवाओं संबंधी समिति, इस तरह की अनेक समितियां वहां विद्यमान हैं। तो मंत्रिमंडल प्रणाली की जो विशेषताएं हैं इसके संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि जो इंग्लैंड में मंत्रिमंडल है वो एक से राजनीतिक विचारों वाले तथा कॉमन सदन में जो दल बहुमत में है उस दल में से लिए गए सदस्यों की एक संस्था है जो सामूहिक उत्तरदायित्व के अधीन एक सार नीति पर आचरण करती है। उसका जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो संसद की ओर से, संसद का भी जो निम्न सदन है कॉमन सदन की ओर से यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में सामूहिक त्याग पत्र के रूप में सामने आता है। और ये जो प्रणाली है ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अधीन संयुक्त रूप में कार्य करती है। धन्यवाद।